बच्चों को क्लियरली आ रही है? हेलो, हाय, नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मोहित, नैन्सी, दिव्या, साक्षी, अनंत, पलक, कुशल, पवित्र, भूमि, सूर्या, सनी, अलका, युवराज, वो भाई इतने सारे बच्चे। हेलो, हाय, नमस्ते, क्या हाल चाल? जल्दी से सभी बच्चे बता देंगे क्या मेरी आवाज आप सभी बच्चों को आ रही है ना? आवाज जो थोड़ी थोड़ी खराब हो चुकी है, मैम का जो गला खराब हो गया है ना, सुरीली आवाज तो नहीं है बट चलो सह लेंगे थोड़ा। तो क्या आवाज आ रही है क्लियरली? तो जल्दी से एक बार कंफर्म कर देंगे, सनफ्लावर बना देंगे। कैसे हैं सभी बच्चे? क्लास 10th में पहुंच चुके हैं मैम, नए नए जोश के साथ। स्टार्टिंग के 10-15 दिन तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, बट अब धीरे धीरे लग रहा है कि कैसे होगी इतनी सारी पढ़ाई। है रियलाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे कि हाँ भाई अब आ गए हैं 10th की बोर्ड क्लास में आ गए हैं। अब वो पुराने दिन लौट के वापस नहीं आएंगे। क्लास 7th वाले, 8th वाले, है ना, रट्टा मार लेते थे। मैम स्कूल में क्वेश्चन आंसर लिखवा देती थी, उन्हीं क्वेश्चन आंसर को रट के चले जाते थे, है ना। अब वो दिन कब वापस आएंगे मैम? अब तो नोट्स भी बनाने पड़ते हैं, क्लास भी अटेंड करनी पड़ती है। क्या हाल चाल भाई, कैसे हैं सभी बच्चे? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो बच्चों ने कंफर्मेशन दे दिया है कि मेरी आवाज बच्चों को क्लियरली आ रही है। थैंक यू सो मच। तो चलिए भाई, आज हमारा है लाइफ प्रोसेस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। एंड आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों के कुछ डाउट्स थे जिनको मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहती हूँ। बेटा लास्ट क्लास में ना, जैसे कल जो थी हमारी, थोड़ी मेरी तबीयत डाउन थी तो मैं थोड़ा आपसे बात कल इसलिए ज्यादा कर नहीं पाई। आज आई एम फीलिंग अ लिटिल बेटर, ठीक है। तो अगर आज की हम बात करें ना, क्लास की बात हम बाद में कर लेंगे, तो पहले मेरी बात सुनेंगे सभी बच्चे बहुत ध्यान से। मेरे को एक बच्चों ने एक डाउट बोला था कि मैम नोट्स हम कैसे बनाएं, है ना। तो आप जो हमें बोर्ड पर लिखवा रहे हो, क्या वही हमारे नोट्स होने चाहिए या फिर हम एनसीईआरटी में से देखकर अपने नोट्स अलग से बनाएं? तो बेटा आप अगर रेगुलर बिल्कुल क्लास अटेंड कर रहे हो मेरे साथ साथ, सो व्हाट एवर आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड वो आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। जो छोटे मोटे डेफिनेशन वाली चीजें हो गई वो ऑलरेडी आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। एंड ट्रस्ट मी बेटा, डेफिनेशन इज द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अब बेटा हमारे टाइम पे होता था, है ना, 10 साल पहले आसपास कभी होता होगा कि डेफिनेशन पूछ ली जाती होंगी, बट अब सीबीएसई ने अपने एग्जाम पैटर्न को बहुत ज्यादा बदल दिया है। अब वो डेफिनेशन इन तरीके की चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन चीजें हो गई, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। आपसे मैकेनिज्म पूछ लिया जाएगा, आपसे प्रोसेस पूछ ली जाएगी, बट डायरेक्ट डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा कि लाइफ प्रोसेस क्या है, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है। इस तरीके से आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, ठीक है। तो ये बात सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आप जो भी क्लास में मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं, आप उन्हीं को अपने नोट्स में लिखेंगे, अपने नोट्स में उनको बनाएंगे, ठीक है। नोट्स के थ्रू हमारी सारी की सारी थ्योरी कवर हो जाएगी। उसके अलावा एक चीज और है, हमारे इस चैप्टर में एक्टिविटीज काफी इंपॉर्टेंट है ना। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आई थिंक लगभग 7 से 8 या फिर इससे भी ज्यादा हो सकती है, आई एम नॉट श्योर, एक्टिविटीज दी हुई है। एंड इसके अलावा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चैप्टर खत्म होने पे आपको इन दोनों चीजों के लेक्चर रिकॉर्डेड वीडियोस में आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो आपको उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। लेक्चर जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो सारी एक्टिविटीज का एक मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, और एनसीईआरटी क्वेश्चन का जो डिस्कशन वीडियो है वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी। तो ये सब वहां पे सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। आपस में बातें बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। स्टार्ट करें। अरे आज की क्लास रिकॉर्डेड नहीं है भाई, आज की क्लास तो लाइव है, बाद की बात बोल रही हूं ये चीजें, ठीक है। चलो
आगे चलते हैं। और ये लैग लैग वाला गेम ना मेरे साथ खेलना बंद करो बेटा। तुम्हारे झूठ को ना मैंने 2 दिन में पकड़ लिया है ना बेटा। जिस क्लास में तुम पहुंचे हो ना 10 साल पहले उस क्लास को पास करके निकल चुकी हूं मैं, ठीक है। तो ये जो चतुराई है ना बेटा अपने स्कूल में जाके दिखाना, स्कूल वाली मैडम को, हमको नहीं दिखाइएगा, समझ रहे हैं बेटा? है क्यूटीज, ज्यादा शाना नहीं बनना है बेटा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने क्या कर लिया था, लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। फटाफट से एक बार रिकॉल रिवाइज करें। चलो देखते हैं कौन कौन जवाब दे पाता है, ठीक है। पहले बता दूं आज क्या कर रहे हैं। आज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स डिस्कस करेंगे, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है ये डिस्कस करेंगे, पैरामीशियम के अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है डिस्कस करेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स क्या होते हैं ये डिस्कस करेंगे, और जो ह्यूमन न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है ना थोड़ा सा उसको आज टच कर देंगे, और फिर फुल डिटेल में कि माउथ के अंदर, फूड पाइप के अंदर, स्टमक के अंदर क्या होता है, ये सारा प्रोसेस फिर हम नेक्स्ट क्लास में पूरा पिक करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड आज हम क्या करेंगे, बस थोड़ा सा छोटे छोटे जो हमारे टॉपिक्स हैं आज हम उनको कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलो अभी हम क्या करने लगे हैं, हम यहाँ पे रिवाइज करने लगे हैं। बट रिवाइज करने से पहले क्वेश्चन दिया था तुमको, ठीक है, क्वेश्चन दिया था तुमको, जल्दी से बताएंगे बेटा। मैंने तुमको एक चीज कही थी, जरा सोचना है ना। मैं बेटा कोशिश करूंगी पूरा साल आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दूं सो दैट आप थोड़ा सोचने पे मजबूर हो, आपका दिमाग थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाए। तो एक क्वेश्चन दिया था मैंने कि अगर मैं प्लांट्स को आर्टिफिशियल लाइट दूं, जैसे कि हमारे जो बल्ब्स में होती है या हमारी जो ट्यूब लाइट्स होती हैं, अगर उनके अंडर में प्लांट्स को रख दूं तो क्या प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? पोल कर लेते हैं इसी बात पे, अभी पता चल जाएगा बेटा। आपके पास 2 ऑप्शन है, ए यस, बी नो। चलो देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए यहां पे। लेट अस सी। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं यस और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नो। देखते हैं यहां पे क्या आंसर होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए। थोड़ा सा सोचना। देखो जब मैंने कल तुमको फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म समझाया था तो मैंने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि सन की सनलाइट आई, मैंने हमेशा ये बोला लाइट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, हमेशा मैंने लाइट एनर्जी की बात करी थी। तो थोड़ा सा सोचो। चलो बहुत सोच लिया, अब आंसर करो दो, ठीक है। तो बेटा आंसर यहां पे होगा ऑप्शन ए यस, ठीक है। आंसर यहां पे होगा हमारा ऑप्शन ए यस। एंड लेट अस सी कितने बच्चों ने यहां पे ऑप्शन ए आंसर दिया है। अरे यार ये आंटी जी बहुत स्लो है यार। 47% बच्चों ने आंसर दिया है। ओ माय गॉड। चलो धैर्य, आदित्य, अजिंक्य, ड्रीम, रश्मि, शौर्या, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया। देखो बेटा आपको एक बात बताती हूँ, हमारे प्लांट्स के अंदर जो मैकेनिज्म है ना फोटोसिंथेसिस करने का, वो बेसिकली क्या है, उनको एनर्जी चाहिए। आपने क्लास 9th में एक लॉ पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट। तो सनलाइट से जो एनर्जी मिल रही है वो लाइट एनर्जी है, जो ट्यूबलाइट या बल्ब से मिल रही है वो भी लाइट एनर्जी है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है जो अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी जो सन से मिल रही है वो ज्यादा है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है आप जब प्लांट को सनलाइट में रखोगे तो वो ज्यादा अच्छे से फोटोसिंथेसिस करेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने ट्यूबलाइट के प्रेजेंस में प्लांट को रख दिया तो वो वहां फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, वहां पे भी कर सकता है बट ऑब्वियस सी बात है उतने अच्छे से नहीं करेगा। तो ट्यूबलाइट और बल्ब की लाइट के प्रेजेंस में भी प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और ये एक्चुअली होता भी है। जब हम प्लांट्स को लैब्स के अंदर ग्रो करते हैं, लैब्स तो अंदर होती है ना, आप कभी देखना बेटा, है ना, ये जो आपके पास इंटरनेट की इतनी अच्छी फैसिलिटी है, यूट्यूब पे मूवीज देखने की बजाय कभी यूट्यूब पे जाके टिश्यू कल्चर सर्च करना, टिश्यू कल्चर लैब सर्च करना, आपको पता चलेगा कि लैबोरेटरीज के अंदर प्लांट्स को ग्रो किया जाता है।
एंड प्लांट्स को जब ग्रो करते हैं लेबोरेटरीज के अंदर तो उनके ऊपर बड़ी बड़ी ट्यूब्स लगाई जाती हैं, सो दैट ट्यूब्स में से जो लाइट एनर्जी है उस लाइट एनर्जी को यूज करके प्लांट्स क्या करें, फोटोसिंथेसिस कर सके। तो आंसर यहाँ पे होगा यस, ठीक है। एंड इसमें भी बेटा बहुत सारे क्या है क्राइटेरिया होते हैं कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसमें हम नहीं जा रहे। बट यस, आप देखिए प्लांट्स को अगर हम आर्टिफिशियल लाइट दें, ट्यूबलाइट या बल्ब्स की, तो वहां पे भी वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। चलो, कल मैंने क्या पढ़ाया था, स्टोमेटा के बारे में पढ़ाया था। एक और पोल कर लेते हैं, ठीक है, फिर पता चल जाएगा कितने बच्चे क्लास ध्यान से सुनते हैं, कितने बच्चे क्लास ध्यान से नहीं सुनते। अब बेटा तुम ये चैट लैग नया वाला टॉपिक ले आए हो, है ना, हम नहीं बनेंगे बेटा, पागल नहीं बनेंगे अब हम, ठीक है, ठीक है। चलो, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है बेटा, बहुत सोच समझ के आंसर करना है। क्वेश्चन में रीड कर देती हूं आपके लिए। स्टोमेटल पोर ओपन्स व्हेन वाटर डैश moves out of the guard cell, move inside the guard cell, opening and closing of stomata is independent of guard cells, none of the above। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल सोच समझ के आंसर करेंगे बेटा। लास्ट क्लास में ये चीज हमने डिस्कस भी करी थी। जो स्टोमेटा होते हैं, जो स्टोमेटा के पोर्स होते हैं, वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। अब इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, गार्ड सेल्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब गार्ड सेल्स में क्या होता है जब उनके स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं, सोच समझ के आंसर करेंगे बेटा, सोच समझ के आंसर करेंगे। ये हमने कल क्लास में भी डिस्कस किया था। चलो भाई, टाइम अप हो गया है, टाइम अप हो गया है। देखो इसको अभी, हाँ देखो, स्टोमेटल पोर ओपन कब होता है, जब हमारे गार्ड सेल्स के अंदर पानी एंटर करता है तो गार्ड सेल्स फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, और जब वो स्वेल हो जाते हैं वो फूल जाते हैं, ठीक है। अबे कौन फोन कर रहा है मुझे, नहीं उठाएंगे फोन तुम्हारा, हाँ ठीक है। चलो, तो क्या बोल रही थी, मैंने कहा हो गई ना डिस्टर्ब मैं, हाँ। तो गार्ड सेल्स के अंदर जब पानी चला जाता है तो गार्ड सेल्स बिल्कुल गुब्बारों की तरह फूल जाते हैं, और जब वो गुब्बारों की तरह फूल जाते हैं तो स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है, ठीक है। तो व्हेन वाटर मूव्स इनसाइड द गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर गेट्स ओपन। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, आंसर यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन बी। कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है, लेट अस सी। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अरे यार दीदी बहुत स्लो है भाई, दीदी दीदी जल्दी करो, सुबह पनवेल निकलना है। 59% बच्चों ने आंसर दिया, ओके, क्वाइट डिसअपॉइंटमेंट बेटा। कम से कम 80-90% बच्चों को सही आंसर देना चाहिए था। देखो मुझे पता था तुम बच्चे गलती करोगे, इसलिए मैं दोबारा से इस चीज को यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ, कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले बेटा बिल्कुल ध्यान से सभी बच्चे मेरी बात सुनेंगे। जब हम बात करते हैं किसकी, स्टोमेटा की, है ना। इस टॉपिक को दोबारा से एक बार फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि अभी मैं देख रही थी कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे कि मैम ट्रांसपिरेशन क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है। तो जल्दी से सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखो बेटा, हमारी लीफ के सरफेस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, टाइनी पोर्स। पोर्स का मतलब समझते हो ना, छेद। तो छोटे छोटे छेद जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या है, जैसे हमारे घर में क्या होती है बेटा, दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती हैं, है ना, ठीक है। तो आप किसी के घर में एंटर कर रहे हो या किसी के घर से बाहर जा रहे हो, ठीक है, तो आपको उस दरवाजे को खोलना पड़ेगा, तभी आप बाहर जा पाओगे, है ना। अगर आप बाहर से अंदर आ रहे हो, जब दरवाजा खुलेगा तभी आप अंदर आ पाओगे। बिल्कुल उसी तरीके से बेटा, ये जो हमारे लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। अब ये जो स्टोमेटा है, ये भी क्या होते रहते हैं, ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं, ठीक है। चलो, अब इनका काम क्या है, ये किस चीज में मदद करते हैं। तो देखो बेटा, कोई भी गैस जब लीफ के अंदर एंटर करती है तो वो स्टोमेटा की मदद से ही करती है, ठीक है, वो इस स्टोमेटा की मदद से ही करती है। तो मान लो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आना है तो वो इसके थ्रू आएगी, ऑक्सीजन को बाहर जाना है
तो वो इसके थ्रू आएगी। उसके अलावा मैंने कहा था कि ये ट्रांसपिरेशन में भी मदद करते हैं। तो बेटा जो भी बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है कि ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सुनेंगे बेटा। देखो, जब हमारी लीफ के वाटर है ना, जब हमारी लीफ के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स, हमारी लीफ के अंदर कुछ ना कुछ वाटर का कंटेंट होगा, जब ये लीफ के अंदर के वाटर के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होके बाहर निकलने लगते हैं वाटर वेपर की फॉर्म में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो जब हमारे लीफ के सरफेस से वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इवेपोरेट होके इस तरीके से बाहर निकलने लगेगा, ठीक है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसपिरेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसपिरेशन। रिमूवल ऑफ वाटर in form of water vapor from surface of the leaves। अब क्लियर है? अब तो किसी को डाउट नहीं है बेटा, है ना। लॉस ऑफ वाटर बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ बोल सकते हैं, है ना, लॉस ऑफ वाटर लिख देते हैं। चलो, और भी बेटर टर्म बता दिया आप बच्चों ने, वेरी गुड, है ना, बहुत ही बढ़िया। लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लीफ, उस बात को हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो जब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो रही है, पानी कहीं से भी रैंडमली नहीं निकल सकता, उनको इन छेद में से निकलना पड़ता है, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा की जब हम बात करते हैं, आपको पता है बेटा ज्यादा स्टोमेटा कहां पर होते हैं? चलो गेस करो, ज्यादा स्टोमेटा कहां पाए जाते होंगे? ऊपर वाले अपर एपिडर्मिस पे या लोअर एपिडर्मिस पे? गैस करो, चलो जल्दी से गैस करो, गैस करो, गैस करो। क्या लगता है आपको, ज्यादा स्टोमेटा कहां पे प्रेजेंट होते होंगे? कल मैंने आपको लीफ दिखाई थी ना, आज लीफ नहीं है, सॉरी। मान लो ये लीफ है, ये इसका अपर सरफेस है, ये इसका लोअर सरफेस है। तो लीफ के अपर सरफेस पे, लोअर सरफेस पे आपको क्या लगता है ज्यादा स्टोमेटा कहां होते होंगे? अपर, लोअर, बहुत सारे आंसर मिल रहे हैं। तो देखो बेटा, मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा जो होते हैं वो लोअर एपिडर्मिस पे होती हैं। मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा एज कंपेयर्ड टू अपर सरफेस। ठीक है, अब इसकी भी पता है एक वजह है, इसकी एक वजह ये है, देखो बेटा अगर ऊपर बहुत ज्यादा स्टोमेटा होगा तो प्रॉब्लम ये होगी कि जब सूरज की किरणें इसके ऊपर आके पड़ेंगी तो हाई टेम्परेचर के कारण ज्यादा वाटर इवेपोरेट होके सारा का सारा पानी लॉस हो जाएगा, सारा का ज्यादा पानी का लॉस ज्यादा होगा। तो पानी ज्यादा इवेपोरेट होके ना चला जाए, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ज्यादा जो स्टोमेटा है वो नीचे पाए जाते हैं, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, ज्यादा पानी का लॉस ना हो। क्योंकि ऊपर वाला सरफेस हमारी क्या है, सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। समझ गए, समझ गए? ठीक है, तो ज्यादा स्टोमेटा यहां पाए जाते हैं। ठीक है, और क्या बात कर रहे थे हम, है ना, ये चीज डिस्कस हो गई। ठीक है, चलो अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक, एक सेकेंड, हाँ, हम स्टार्ट कर रहे हैं हेटरोट्रॉफिक का टॉपिक। अच्छा, ये सभी को याद है बेटा, हमने यहाँ पे पढ़ना शुरू किया था न्यूट्रिशन वाला टॉपिक। न्यूट्रिशन टॉपिक में हमने यहाँ पे 2 टाइप्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड है हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, हमने कल लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है, उस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकता है। अगर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है,
ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी हमने दो टाइप्स डिस्कस करे थे। एक था फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस करके, यानी कि वो लाइट एनर्जी को यूज करके अपना खाना खुद बनाता है, जैसे कि हमने ग्रीन प्लांट्स के केस में देखा था कल जब हमने डिस्कस किया। एक सेकेंड टाइप था जिसको हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना खाना खुद बनाता है, बट वो लाइट की एनर्जी को यूज नहीं करता, वो केमिकल एनर्जी को यूज करता है, राइट। तो ये हमें देखने को मिलता है सल्फर बैक्टीरिया में, नाइट्रोसोमोनास में, बाकी और भी कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो इस प्रोसेस को शो करते हैं। ठीक है, चलो जी, अब हमने कल डिस्कस किया था क्या, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को। फटाफट से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि जो हमारी लीफ के सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। लाइट एनर्जी जैसे ही एब्जॉर्ब होती है, उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में, और उस लाइट की वजह से जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो टूट जाता है, वो स्प्लिट हो जाता है। क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी बताओ, क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को जब वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है लाइट की वजह से? जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताएंगे बेटा, क्या पर्टिकुलर टर्म दिया था उसको हमने? वेरी गुड, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, है ना। तो लाइट की वजह से वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चली जाएगी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, एंड जो हाइड्रोजन होगा वो जाके रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। हाइड्रोजन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाके रिएक्ट करेगा तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, जो कि होता है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या था, जल्दी से बताएंगे? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? वेरी गुड, C6H12O6, बहुत ही बढ़िया। अब ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना है, अगर प्लांट इसको स्टोर करना चाहता है तो वो इसको किस फॉर्म में स्टोर करता है? किस फॉर्म में इसको स्टोर करता है? स्टार्च की फॉर्म में। बहुत ही बढ़िया, है ना, बहुत ही बढ़िया। स्पेलिंग मेरी इनकम्प्लीट रह गई थी, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। और अगर ह्यूमन बींग्स बहुत सारा ग्लूकोज हम खा ले, हमारी बॉडी में बहुत सारा ग्लूकोज हमने खा लिया है ना, हम बना तो सकते नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर हम बहुत सारा ग्लूकोज हमारी बॉडी में है तो हमारी बॉडी उस ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करती है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। वेरी गुड, ठीक है। चलो अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बातें खत्म करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बेटा जब हम बात करते हैं, व्हाट डज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन? ठीक है, अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms are dependent on other organisms to fulfill एनर्जी डिमांड्स। ठीक है, चलो ये सबको पता है ना, बहुत इजी सी चीज है, बहुत ही सिंपल सी चीज है ना। ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। जैसे कि हम है ना, हम प्लांट्स को खाते हैं, हम एनिमल्स को खाते हैं, है ना, बट दूसरे एनिमल्स भी हैं जो दूसरे किसी और चीजों को खाते हैं, ठीक है। बट आपने देखो, आपने हर्बीवोर सुना होगा, आपने ओमनीवोर सुना होगा, आपने कार्निवोर सुना होगा, बट आज की क्लास में हम और नए टर्म्स जानने वाले हैं। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, आज हम जानेंगे सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, आज हम जानेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। तो कुछ नए नए टर्म्स हम जानने वाले हैं। हो सकता है बेटा आप इन टर्म्स को पहली बारी सुन रहे हो, तो प्लीज याद रखेंगे, जब भी आप कोई चीज पहली बारी सुनते हो तो बिल्कुल भी नहीं डरना है ना।
सबसे ज्यादा डर पता है बच्चों को बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी से लगता है। कई बारी क्या होता है, जब बच्चा किसी टर्म को पहली बारी सुनता है ना, तो उसका मूड खराब हो जाता है यार, मतलब वो बच्चा मैं ही हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि मैं इतने, कई बार हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, हमको कोई नई चीज जब सिखाई जा रही होती है तो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके उस चीज को जानने में इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं। ये चीज मेरे साथ भी होती है। बट अगर हम किसी चीज को ये सोच के जानेंगे ही नहीं कि अरे यार ये क्या है, ये क्यों है, इतना अजीब सा नाम क्यों है, तो इसमें इंटरेस्ट कभी बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी नहीं डरना है। कोई टर्म आप पहली बार ही सुन रहे हो, है ना, तो ऐसा मत सोचना कि यार ये तो मुझे समझ ही नहीं आएगा। बेटा बिल्कुल समझ आएगा। एक बार ही नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार ही नहीं आएगा, कितनी बार ही नहीं आएगा। बार बार पढ़ोगे, बार बार स्पेलिंग लिखोगे, चीजें आ जाएंगी, ठीक है। चलो, तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है अपनी फूड नीड्स को पूरा करने के लिए, आपकी फूड के फुलफिलमेंट के लिए। अब ये भी क्या है बेटा, अलग अलग तरीके का होता है। इसमें भी बहुत सारी क्या है, बहुत सारी कैटेगरीज है। हमें यहाँ पे 3 कैटेगरीज के बारे में डिस्कशन करना है। सबसे पहली जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स हम शो करते हैं। जितने भी ओमनीवोर, कार्निवोर, हर्बीवोर तुमने सुने हैं ना आज तक, गाय, भैंस, भालू, जिराफ, टाइगर, लायन, है ना, डॉगी, कैट, हर जितने भी तुमने आज तक हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर के बारे में सुना है ना, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म होलोजोइक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद सेकेंड कैटेगरी हमारे पास है सैप्रोट्रोफिक या फिर सैप्रोफिटिक, सैप्रोट्रोफिक या फिर सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की, है ना। कहीं कहीं पे आप देखोगे किसी किसी बुक में सैप्रोट्रोफिक लिखा होता है, कहीं कहीं पे सैप्रोफिटिक लिखा होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे मैम ने तो ये वाला पढ़ाया, मैम ने वाला नहीं पढ़ाया। बेटा एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। ये क्या है बेटा, जितनी भी फंजाई होती हैं, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ फंजाई, ज्यादातर जितनी भी फंगस होती है ना, वो सारी की सारी फंगस मेजरली सभी नहीं, मैक्सिमम फंजाई जो होती हैं, जितनी भी फंगस होती है, वो ये वाला न्यूट्रिशन दिखाते हैं। अब ये पढ़ेंगे हम क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। जितने भी डीकंपोजर्स होते हैं, जो वेस्ट को क्या कर देते हैं, डीकंपोज कर देते हैं, वो ये वाला न्यूट्रिशन दिखाते हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, ठीक है, ये है हमारे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। दिस इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर तुम्हें कभी भी, है ना, किसी को पता नहीं चलेगा गाइस, ठीक है, बट अगर तुम्हारे सर में अगर कभी जू हुई है तो तुम इस बात से रिलेट कर पाओगे, और मैं तुम्हें आगे बताऊंगी भी, ठीक है। तो बहुत सारे आपने लोगों को सुना होगा जो बोलते हैं अरे इसके पेट में कीड़े हो गए हैं, कीड़े, इसके सर में जुए हो गई हैं। तो बेटा ये क्लासिकल एग्जाम्पल है किसके, पैरासिटिक न्यूट्रिशन के। तो वो भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मेजरली हमको ये 3, है ना, हमको क्या करने हैं भाई, ये 3 तरीके के न्यूट्रिशन आज डिस्कस करने हैं, ठीक है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं किसके साथ, होलोजोइक न्यूट्रिशन के साथ। होलोजोइक न्यूट्रिशन में, ठीक है, सबसे पहले हम अपनी ही बात कर लेते हैं। हम जब खाना खाते हैं तो हम ऐसे 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 खाते हैं, है ना। और जब हम खाना खाते हैं तो हम खाने को अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, और जब खाना हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट का मतलब सब समझते हैं, डाइजेस्ट का मतलब होता है खाने को ब्रेक डाउन करना। हम जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी उस खाने को छोटे अरे सैप्रोट्रोफिक कहां से आ गया ये, हाँ मैं क्या बोल रही थी, छोटे छोटे टुकड़ों में हमारी बॉडी क्या करती है, उस फूड को तोड़ देती है। समझ रहे हो, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन का जो ये टर्म है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। होलो का मतलब है होल, होलो का मतलब क्या है, होल मतलब पूरा का पूरा। तो इस तरीके के न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या करता है,
जो भी ऑर्गेनिज्म होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाता है वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जो भी वो खाता है, जो भी उसका खाना है, उस खाने को वो पूरे को पूरा अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है ना, उस खाने को पूरा अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है एंड जो फूड है उसकी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, और ये क्यों याद रखने हैं, क्योंकि इस साल जो पेपर में आया था क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में वो इससे ही रिलेट करके आया था कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो फूड को एक्सटर्नली डाइजेस्ट करता है, इंटरनली डाइजेस्ट करता है, तो इन चीजों को याद रखना है हमको। ठीक है, देखो बेटा अभी सिर्फ इस बात पे ध्यान देंगे, ये इसलिए आपके लिए टेबल बनाइए सो दैट आपको नोट बनाने में इजी रहे। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पे मैंने टेबल बना के दे दी है, बिकॉज मैं चाहती हूं कि आपके नोट्स इतने अच्छे से तैयार हो जाए सो दैट आपको आखिरी में दिक्कत ना आए। तो बेटा प्लीज कोशिश करेंगे कि आप साथ साथ मेरे साथ साथ नोट्स बनाएं। ठीक है, चलो इस पे देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो होलो लिखा है, होलो का मतलब एक्चुअली यहाँ पे है होल, होल मतलब पूरा का पूरा, कंप्लीट। तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है बेटा, पूरे के पूरे फूड मटेरियल को इंजेस्ट, इन मतलब खा लेना, इंजेस्ट अंदर ले जाना है ना, तो इन मतलब अंदर है ना खाने को पूरे अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है। और खाना जब उसकी बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी के अंदर क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, और बॉडी के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो खाना बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट होता है। ठीक है, कौन से ऑर्गेनिज्म होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, तो देखो बेटा हम जैसे ह्यूमन बींग्स जो कि ओमनीवोर्स है, ठीक है, जितने भी कार्निवोर्स हो गए, लायन टाइगर जो भी हो गए, हर्बीवोर्स हो गए, ये सब के सब होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। ठीक है, तो आपके दिमाग में बेटा कोई भी हर्बीवोर आ रहा है तो वो होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाता है, आपके दिमाग में कोई भी कार्निवोर आ रहा है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाता है, आपके दिमाग में कोई भी ओमनीवोर आ रहा है जिसमें कि ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन बींग आ गए, ठीक है, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाता है। इसके अलावा बेटा कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं, जैसे कि अमीबा है, सिंगल सेल का बना होता है, वो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाता है। कैसे करता है ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पैरामीशियम है, इसके भी बारे में आज हम बात करेंगे। तो अमीबा है, पैरामीशियम है, ये क्या करते हैं, खाने को अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, अंदर ले आते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब करने का मतलब ये है जो भी यूजफुल चीजें होती हैं, जो भी यूजफुल चीजें होती हैं वो उसको अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब का मतलब क्या है, एब्जॉर्ब का मतलब यही है ना, देखो बेटा जब हम खाना खाते हैं, थोड़ा सोचना हम खाना क्यों खा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं एनर्जी के लिए। हम खाना खाते हैं, मम्मी बोलते हैं ना बेटा ड्राई फ्रूट खाओ, दूध पियो, ये खाओ वो खाओ, आपको इसमें ये मिलेगा, आपको इसमें ये विटामिन मिलेगा, आयरन मिलेगा, ये मिलेगा। तो बेसिकली जब हम खाना खाते हैं, खाना हमारी बॉडी के अंदर गया, हमारे स्टमक में गया, स्टमक से हमारे इंटेस्टाइन में गया। ठीक है, खाना वहां पे टूट चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है। अब क्या होगा, जो भी यूजफुल चीजें होंगी ना उस फूड के अंदर, है ना, जो भी यूजफुल चीजें होंगी उस फूड के अंदर, वो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको इंटेस्टाइन से निकाल के एब्जॉर्ब करके ब्लड में बुला लेगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, जो भी यूजफुल चीजें होंगी हमारे फूड के अंदर, वो हमारे ब्लड के अंदर आ जाएंगी, हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और हमारा ब्लड उसको फूड को पूरी बॉडी में इधर से उधर पहुंचा देगा जहां भी उसकी जरूरत होगी। एंड जो भी बेकार की चीजें होंगी, नॉन यूजफुल चीजें होंगी, हमारी बॉडी कहेगी टाटा बाय बाय, अच्छा लगा आपसे मिलके, ठीक है, बाय बाय, उसको बाहर निकाल देंगे हम मॉर्निंग बिजनेस में। सब समझ गए, सब समझ गए, वेरी गुड, तुम समझदार बच्चे हो, वेरी गुड। ठीक है, बहुत समझदार हो। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्या, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो भाई, अगर तुमने कभी भी इसका नाम सुना है, ठीक है, सुना है, ठीक है, सुना है, डीकंपोजर। ठीक है, बच्चों ने बता दिया इजेशन। अरे भाई पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, फोटो बना बना के दिखा रहे हो यार तुम लोग भी, क्या बात है यार, क्या 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 यार क्या।
फोटो बनाने की जरूरत नहीं है यार, समझ गए ना तुम, समझदार हो, वेरी गुड। ठीक है, डीकंपोजर्स के बारे में सुना है बेटा, वेरी गुड। डीकंपोजर्स क्या करते हैं, आपने देखा होगा डीकंपोजर्स जनरली जो भी बायोडिग्रेडेबल चीजें होती हैं, जनरली वुड हो गया, पुरानी वो पुरानी कह रही हूँ, वेजिटेबल पील्स हो गई, किचन वेस्ट हो गया ना, छिलके हो गए, सड़ा हुआ खाना वाना हो गया, आपने देखा होगा वो इनको धीरे 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 ब्रेक कर देते हैं, है ना, धीरे धीरे उनको ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, वो बेसिकली चीजों को डीकंपोज कर देते हैं। तो वो जो भी ऑर्गेनिजम्स डीकंपोजर्स होते हैं ना, वो यही वाला न्यूट्रिशन दिखाते हैं। अब ये है क्या, व्हाट इज सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होता क्या है, जो भी ऑर्गेनिज्म ये न्यूट्रिशन दिखाता है वो क्या करते हैं, वो फीड करते हैं ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। क्या मैटर हो गया भाई, क्या मैटर है, मैटर हो गया गाइस, मैटर, कैसा मैटर, डेड एंड डिकेइंग। डेड मतलब मरा हुआ, डिकेइंग मतलब सड़ा हुआ, डेड मतलब मरा हुआ, डिकेइंग मतलब सड़ा हुआ। तो जो भी ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं उनको मरी हुई चीजें, सड़ी हुई चीजें, गली हुई चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे कि मान लो एक ब्रेड का टुकड़ा तुम्हारे घर पे पड़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, तुम्हारे घर पे मान लो एक ब्रेड का टुकड़ा पड़ा हुआ है, किसी ने उसको नहीं खाया, नो प्रॉब्लम, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। अब ब्रेड मोल्ड नाम का एक फंजाई था जो उसको देख रहा था बड़े दिन से, उसने सोचा कि चलो भाई ये नहीं खा रहा, मैं खा लेता हूं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, थोड़े टाइम बाद जाके वो इसके ऊपर फीड करने लगेगा, इसके ऊपर क्या होगा, इस तरीके से आप देखोगे, इसके ऊपर इस तरीके से स्पॉट आने लगेंगे, और फिर आप कहोगे मम्मी इस पे तो फंगस लग गई है ना। तो बेटा वो फंगस क्या है, वो फंगस एक का नाम होता है, उस फंगस का नाम होता है राइजोपस। ठीक है, इस फंगस का नाम होता है राइजोपस। ठीक है, पूरा नाम बताऊंगी तो तुम्हें हार्ट अटैक आ सकता है, राइजोपस स्टोलोनिफर, बट छोड़ो, इट्स ओके, मैंने कुछ नहीं बोला, राइजोपस। इसको हम प्यार से ब्रेड मोल्ड भी बोल देते हैं क्योंकि इसको ब्रेड बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये ब्रेड पे ही ग्रो होता है। तो बेसिकली बेटा देखो, ब्रेड कोई लिविंग चीज तो है नहीं, ब्रेड तो एक डेड चीज है ना। ब्रेड क्या है, ब्रेड तो यार कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़ी है, ब्रेड तो एक डेड चीज है। और जब ये बहुत दिन तक यहाँ पे पड़ी रही तो ये सड़ने लगी, तो अब ये ब्रेड मोल्ड नाम की फंजाई, ब्रेड मोल्ड क्या है बेटा, एक तरीके की फंजाई होती है, एक तरीके की फंगस होती है। तो ये फंगस 4-5 दिन इसने वेट किया, कोई खा ही नहीं रहा था, इसने कहा मैं खाती हूं, रुक जाओ। तो ये आएगी और इसके ऊपर फीड करने लगेगी, है ना, इसके ऊपर फीड करने लगेगी। अब इसका फीड करने का तरीका थोड़ा अलग है, इसका फीड करने का तरीका क्या है बेटा, टोलोनिफर नहीं था, स्टोलोनिफर था। ठीक है, कोई नहीं, इट्स ओके। चलो अब देखो, अब इसका फीड करने का तरीका क्या है, थोड़ा अलग है। अलग क्या है, देखो हम क्या करते हैं, हम पहले खाना खाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं और फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। बट जो भी ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं वो उल्टा करते हैं। ये क्या करते हैं, ये पहले देखते हैं फूड कहाँ है, फूड कहाँ है, अरे वाह फूड यहाँ है। अब ये देखते हैं यार फूड तो बहुत बड़ा है, एक काम करते हैं पहले इसको तोड़ लेते हैं। तो वो उसको खाने से पहले, मतलब अपनी बॉडी के अंदर फूड को ले जाने से पहले उसको तोड़ते हैं। कैसे, अब देखो बेटा, मान लो मैं ब्रेड मोल्ड हूं, मान लिया, ठीक है मान लो मैं ब्रेड मोल्ड हूं, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे बहुत सारा फूड है, बहुत सारा फूड है, तो मैं क्या करूंगी, मेरी मतलब ब्रेड मोल्ड क्या करेगा, ब्रेड मोल्ड की बॉडी में से कुछ केमिकल सब्सटेंस निकलेंगे, वो केमिकल सब्सटेंस जाएंगे ब्रेड के मॉलिक्यूल्स को, ब्रेड के अंदर जो भी फूड मटेरियल है उनको तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, है ना, ब्रेक डाउन करेंगे मतलब उनको तोड़ देंगे, डाइजेस्ट करेंगे। जब वो मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, फिर उनको हम क्या कर लेंगे, अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेंगे। समझ आया,
समझ आया मैंने क्या कहा? हम क्या करते हैं, हम पहले खाना खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट होता है। बट सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, खाने को पहले तोड़ते हैं। खाने को पहले तोड़ा जाता है छोटे छोटे पीसेस में, पीसेस मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और जब वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जब वो सिंपलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर उसको वो अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। तो ब्रेड मोल्ड को अगर इस ब्रेड के मॉलिक्यूल्स को ब्रेड के ऊपर फीड करना है ना, तो ब्रेड ये राइजोपस नाम की फंगस क्या करती है, इसको पहले तोड़ती है एक्सटर्नली। अभी ये फूड इसकी बॉडी के अंदर नहीं घुसा है, इसके सेल्स के अंदर नहीं घुसा है, पहले ये इसको तोड़ेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में। जब वो टूट जाएगा तो फिर सिंपलर फॉर्म्स को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी बॉडी के, अपने सेल के अंदर ये एब्जॉर्ब करेंगे। तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है मैम, आपकी तबीयत कैसी है? इट्स बेटर नाउ, कल से मैं काफी बेटर हूं। ठीक है, ठीक है, अब समझ आया? ठीक है, क्लियर है? वंस अगेन, तो बेटा मैं यहाँ पे आपको देखो, ये आपको रुक जाओ, ये दिखाती हूँ। ये देखो, इसको देखना अभी। आप देखो बेटा, आप देखो धीरे धीरे ये पूरी की पूरी ब्रेड कैसे सड़ने लगती है ना। तो बेसिकली ये ब्रेड मोल्ड इसके सरफेस पे इस तरीके से ग्रो होने लगता है। ये धीरे धीरे इसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है, सिंपल पीसेस में ब्रेक डाउन करता है। जब वो पीसेस ब्रेक होने लगते हैं, बहुत ही सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होने लगते हैं, तो फिर ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके अलावा और कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं बेटा? हमारा जो मशरूम है, मशरूम खाया है किसी ने? मैंने तो थोड़े दिन पहले ही खाया था मशरूम मटर की सब्जी, वाह वाह वाह, मशरूम टिक्का, आहा, बहुत ही टेस्टी, मजा आ गया। ठीक है, बट सारे मशरूम खाने लायक नहीं होते। ठीक है, मशरूम हो गया, राइजोपस हो गया, ठीक है, इसके अलावा हमारे बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरिया। आपने कभी किसी बड़ा अजीब है, आई नो ये सब नहीं दिखाना चाहिए, बट हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमको ये सब देखना आना चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा बेटा, कोई जानवर की मृत्यु हो जाती है ना, कोई एनिमल है उसकी डेथ हो गई है ना, आप देखते हो कि उसकी बॉडी सड़ने लगती है। तो उसकी बॉडी जो है सड़ रही है ना, ये तो टाइम लैप्स है, ऐसे एक झटके में नहीं होता है, बट आप देखते हो उसकी बॉडी के ऊपर इस तरीके से बैक्टीरिया फंगस ग्रो हो रहा होता है। तो वो बेसिकली बेटा क्या है, डेड बॉडी है। डेड बॉडी के ऊपर कोई चीज ग्रो हो रही है, कोई चीज फीड कर रही है, वो इसके ऊपर क्यों आ गए? क्योंकि वो इसका खाना है। इसकी डेड बॉडी बेटा क्या है, इसकी डेड बॉडी उन ऑर्गेनिजम्स के लिए खाना है। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिजम्स डेड बॉडीज पे, डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं, उनको हम सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, या ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम सैप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, बेचारा फॉक्स, सभी एक बार सैड इमोजी बना देंगे, रेस्ट इन पीस कर देंगे फॉक्स के लिए। ठीक है, चलो ठीक है, कुछ अगर एग्जाम्पल्स देखें अगर हम, है ना, डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड, मरी हुई और डिकेइंग चीजों के ऊपर, मैटर के ऊपर क्या करते हैं, फीड करते हैं। और यहाँ पे होता क्या है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, इस साल बोर्ड के पेपर में पूछा गया था एक क्वेश्चन। ठीक है, कि सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाने वाले ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को पहले तोड़ते हैं फिर एब्जॉर्ब करते हैं, और हम उल्टा करते हैं, हम पहले खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, फिर एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, पहले उसको बाहर ही तोड़ते हैं, फिर अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ्स या फिर सैप्रोफाइट्स, कुछ भी बोल सकते हैं। कौन से कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, बच्चों ने ओम शांति भी कर दिया, कितने अच्छे बच्चों यार तू है।
यार तुम सच में क्यूटीज हो यार, तुम सच में क्यूटीज हो यार, मजा ही आ रहा है मतलब। ठीक है चलो देखो, कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ब्रेड मोल्ड है ना, ब्रेड मोल्ड, राइजोपस, मशरूम है, ईस्ट है। ईस्ट क्या होता है? ईस्ट एक तरीके का यूनिसेलुलर फंजाई होता है, यूनिसेल्यूलर, एक सिंगल सेल वाला एक तरीके का फंजाई होता है। ठीक है, फंजाई मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ज्यादातर मल्टी सेलुलर ही होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन है ईस्ट, यूनिसेलुलर। इसके अलावा जो बैक्टीरिया है, ठीक है, या फिर एक बात जो मैंने तुमको भी बताई थी, जितने भी डीकंपोजर्स हैं सारे के सारे डीकंपोजर्स सेप्रोफाइट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जिसकी अब हम बात करेंगे वो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ठीक है, देखो पैरासिटिक न्यूट्रिशन दिखाने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं पैरासाइट्स। मैंने क्या बोला? पैरासिटिक न्यूट्रिशन दिखाने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, तो अगर मैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन दिखाती हूं तो मैं कहलाऊंगी पैरासाइट्स। ऑब्वियसली मैं पैरासाइट नहीं हूं, ठीक है, ठीक है, बट मैं एग्जांपल देके तुम्हें बताने की कोशिश कर रही थी कौन है पैरासाइट्स, कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। ठीक है, और क्या होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन? पहली बात तो ये देखो बेटा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पीछे पड़ जाता है और बोलता है कि देख तेरे को मारूंगा भी नहीं और तेरे से फूड भी लेता रहूंगा। ठीक है, सिंपल। ठीक है, सिंपल। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, पैरासाइट नाम का एक ऑर्गेनिज्म एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पीछे पड़ जाता है और बोलता है तुझको जिंदा, मतलब तुझे जान से नहीं मारेंगे, ठीक है, तुझे जिंदा रखेंगे, बट तुझसे खाना लेते रहेंगे। ठीक है, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? देखो, अगर आपने कभी स्कूल में एक दूसरे को चिढ़ाया हो, उसके सर में जुए हैं, उसके सर में जुए हैं, ठीक है, तो आप समझ जाओगे है ना कितना अजीब लग रहा है यार देखने में। ठीक है, देखो बेटा, आपको पता ही होगा ना जुए क्या होती है। हेड लाइस, लाइस बोलते हैं, है ना, लीच हो गया, लाइस हो गया। पहले लाइस का, है ना, जुओं का एग्जाम्पल लेते हैं। जुए क्या करती हैं, है ना, जुए हमारे सर में रहती है। क्यों भाई? उनको बड़ा मजा आ रहा है ना, तुम्हारी जुल्फों से प्यार हो गया उन्हें? नहीं, बेसिकली बेटा जुएं जब सर में रहती हैं तो वो हमारा खून चूसती हैं, और हमारे खून के अंदर क्या होता है? फूड, है ना, हमारे ब्लड के अंदर फूड होता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कहां से आया ब्लड में फूड? भाई जो तुमने खाना खाया था, डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब होकर तुम्हारे ब्लड में ही तो जाता है। तो हमारे फूड, हमारे ब्लड के अंदर एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जब ये जुएं हमारे सर में रहती हैं तो हमारे ब्लड को सक करती हैं, हमारे ब्लड को चूसती हैं, है ना, और जब हमारे ब्लड को चूसती हैं तो उनको न्यूट्रिएंट मिलता है, उनको फूड मिलता है, तो उनको वहां से फूड मिल रहा है। तो अब एक बात बताओ बेटा, जुएं जो हैं, जो लाइस जो है, वो पैरासाइट है, वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन दिखा रही हैं, और जिससे वो न्यूट्रिशन ले रही है वो कौन है? मैं डेड हूं, मान लो मेरे सर में जुएं हो जाए, है ना, तो जुएं तो पैरासाइट हो गई, पैरासिटिक न्यूट्रिशन दिखा रही है। अब मैं क्या हूं? मैं डेड हूं या लिविंग हूं? मैं डेड हूं या लिविंग हूं? वेरी गुड, लिविंग हूं। ठीक है, अब हम यहां पे टर्म यूज करते हैं होस्ट। ठीक है, जैसे कि कोई बोलता है ना, ये मेरी पार्टी है, आई एम द होस्ट ऑफ दिस पार्टी। ठीक है, तो वैसे ही भाई जिसकी बॉडी से जाके वो पैरासाइट चिपक गया है ना, उसको हम बोलेंगे होस्ट। ठीक है, उसको हम बोलेंगे होस्ट। ठीक है, तो मान लो बेटा मेरी सर में जुएं हो गई हैं, ठीक है, तो मैं उन हेडलाइंस के लिए, जुओं के लिए क्या हो जाऊंगी? भाई कौन है जो मुझे डेड बता रहा है? जिंदा नहीं देखना चाहते तुम मुझे? प्यार नहीं है तुम्हें? डर नहीं लगता है? थोड़ा तो डरो भगवान से। ठीक है, थोड़ी तो शर्म करो यार। ठीक है, समझ गए ना? तो देखो बेटा, कोई जा रहा है और उसकी बॉडी से इस तरीके से लीच, जोंक जिसको बोलते हैं, है ना, हम क्या करते थे बारिशों के टाइम पे, मुझे याद है जब हम छोटे थे, जोक निकल जाती थी, फिर उनके ऊपर नमक डाल देते थे। अब मुझे बुरा लगता है, ऐसे नहीं करना चाहिए, वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, बट इट्स ओके, हम छोटे बच्चे थे तब। ठीक है, तो अगर किसी की बॉडी से अगर लीच चिपक जाए तो आपने देखा है वो उसका ब्लड चूस लेती है, तो बेसिकली वो पैरासाइट है, वो मार नहीं रही है बट वो ब्लड भी सक कर रही है। ठीक है, या फिर आपने सुना होगा उसके बारे में, क्या बोलते हैं यार, टेपवर्म, है ना, भूल गई थी, है ना, टेपवर्म। ठीक है, टेपवर्म हो गया, या एस्कैरिस,
एस्कैरिस एक राउंड वॉर्म होता है। ये क्या करता है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है और वहीं पे रहता है और हमारा फूड लेता रहता है। आपने सुना होगा वो बच्चों को बोलते नहीं है, अरे यार इसको तो भूख ही लगती रहती है, इसके पेट में कीड़े हैं। अरे यार इसको तो भूख ही नहीं लगती, इसके पेट में कीड़े हैं क्या? सुना होगा। तो वो एक्चुअली वो कीड़े वीड़े कुछ नहीं होते बेटा, वो एक्चुअली में ये वर्म्स होते हैं जो जनरली क्या होता है, हम कंटामिनेटेड फूड या वाटर कई बार हम क्या कर लेते हैं, हम खा लेते हैं, तो जनरली उनके अंडे वंडे हो जाते हैं उस पानी के अंदर और वो पानी हम पी लेते हैं या हम खाना खा लेते हैं, तो वो उसके अंडे हमारे पेट में चले जाते हैं, फिर वो हमारे इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, फिर वो वहां जाके पैदा हो जाते हैं, फिर वो वहां पे बड़े होने लगते हैं, फिर वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं, फिर जो भी खाना हम खाते हैं, फिर वो खाना वो टेप वर्म भी खाता है, ठीक है, वो ये राउंड वर्म भी खाता है, ठीक है, तो फिर वो हमारे यहाँ पे रहते हैं, हम भी रह रहे हैं, वो भी रह रहे हैं, ठीक है, मस्त उनको खाना मिल रहा है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन दिखा रहे हैं वो। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में होता क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है अपने फूड के लिए। दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो क्या होता है, डिपेंडेंट हो जाता है अपने फूड के लिए। जो बच्चे बोल रहे हैं वेरी टेस्टी, बहुत ही गलत बात है, ठीक है, और जो बच्चे बोल रहे हैं डिस्गस्टिंग, इट्स ओके, बिकॉज ये हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको हर चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपने कभी देखा होगा बेचारे कुछ पेट्स वगैरह होते हैं, कुछ डॉग्स एंड कैट्स, डॉग स्पेशली खुजली करते रहते हैं, है ना, ऐसे 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 करते रहते हैं, उनको क्या हो जाती है, टिक्स हो जाती है, टिक्स, ठीक है, तो उनको भी कई बार बेटा इस तरीके के पैरासाइट्स लग जाते हैं। गाय भैंस जो होती हैं, कैटल होती है, उनको भी टिक्स लग जाती हैं। तो बहुत ही अलग अलग तरीके के क्या होते हैं बेटा, पैरासाइट्स पाए जाते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के केस में। हम डिफाइन कैसे क्या करेंगे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक न्यूट्रिशन दिखा रहा है वो अपनी फूड नीड्स को पूरा करने के लिए क्या करता है, किसी प्लांट या किसी एनिमल या किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, बट उनको मारता नहीं है ना, उनको मारता नहीं है, दूसरे लिविंग होस्ट के ऊपर वो रहता है या उसके बॉडी के अंदर चला जाता है या उसकी बॉडी के ऊपर रहता है और उनसे न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। टेपवर्म हो गया, लाइस हो गया, टिक्स हो गए, लीच हो गए, स्कैरिस हो गया, ठीक है, इसके अलावा लिवर फ्लूक हो गया, बहुत सारे कैटल्स होते हैं उनके लिवर के अंदर ही घुस जाते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यहां पे एक पैरासिटिक प्लांट के बारे में हम बात करेंगे जो कि अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां पे इसके बारे में जरूर देखते हैं। मैम पैरासिटिक और प्लांट तो हमने सुना था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, तो भाई यहां पे एक्सेप्शन है। एक प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं कस्क्यूटा, ठीक है, एक पैरासिटिक प्लांट है जिसके बारे में हम यहां पे पढ़ेंगे अभी, पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट का मतलब समझ गए, एक ऐसा प्लांट जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन दिखाए। क्या नाम है इस प्लांट का, इस प्लांट का नाम है कस्क्यूटा। कस्क्यूटा को हम हिंदी में अमरबेल भी बोलते हैं, इसको हम हिंदी में अमरबेल भी बोलते हैं। अब क्या दिक्कत है भाई इसके साथ, ये क्यों पैरासिटिक प्लांट बन गया है, तो दिक्कत ये है कि ये जो प्लांट होता है ये नॉन ग्रीन होता है। आपको एक तो बहुत ही ध्यान से देखना होगा इसको, ठीक है, आप देखो बेटा, आपको पिक्चर में दो चीजें दिखाई दे रही होंगी, आपको एक तो ग्रीन ग्रीन कलर के पत्तियों वाला एक प्लांट दिखाई दे रहा होगा और उसके ऊपर आपको ऐसा लग रहा होगा नूडल्स फेंक दिए हैं किसी ने, है ना, ऐसे ये लो चाउमीन के नूडल्स फेंक दिए। ये चाउमीन के नूडल्स जो आपको दिख रही है एक्चुअली में ये है कस्क्यूटा, ये है अमरबेल, ठीक है, ये है अमरबेल, ये पिंक वाली, ठीक है, और ये ग्रीन तो दूसरा नॉर्मल प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस करता है। तो बेसिकली कस्क्यूटा नाम का ये जो प्लांट है ना, है तो प्लांट ही, अब क्या करें क्योंकि बाकी चीजें तो हैं इसके अंदर प्लांट जैसी, बस फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। तो इसके साथ बेचारे के साथ दिक्कत ये है कि इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल एब्सेंट है, क्लोरोफिल एब्सेंट, इसलिए आप देखो ये ग्रीन कलर का भी नहीं है ना, येलो है, ग्रीन कलर का नहीं है, देखो येलो है, ठीक है। तो जब इसके अंदर क्लोरोफिल ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, ठीक है, कैसे करेगा, कर ही नहीं सकता, ठीक है, कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकता, इसीलिए बेटा आप खाना तो इसको चाहिए, तो ये दूसरे के ऊपर जाके लपक जाता है और उनसे चिपक जाता है। एंड जो भी खाना ये बेचारे ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं अपने लिए, ये उनको छीनता रहता है, एब्जॉर्ब करता रहता है और जिंदा रहता है। ठीक है, तो ये चाउमीन जैसा दिखने वाला पौधा काफी ही शैतान है, काफी चतुर है, खुद तो फोटोसिंथेसिस करता नहीं है, जो दूसरे करते हैं उस खाने को ये क्या कर लेता है, उस खाने को ये छीन लेता है और एब्जॉर्ब करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, क्लोरोफिल एब्सेंट है इसमें। ठीक है, क्लोरोफिल एब्सेंट है, आ गई बात समझ में, इसलिए ये पैरासिटिक प्लांट है। जितनी भी बातें अभी तक हमने डिस्कस करी हैं एक बार फटाफट से बता दो, क्लियर हो गई हैं? एक बार #CH कर दो, एक बार फटाफट से #CH कर दो, क्लियर है कि नहीं है? फिर फटाफट से हम पोल करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, पता चल जाएगा कितना क्लियर है कितना नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो एक बार फटाफट से दोबारा बता देती हूँ, होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो भी फूड होता है ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो डेड हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब याद रखना एक चीज, देखो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम देखो हम भी तो मरा हुआ मुर्गा खाते हैं ना मैम, हम भी तो मरा हुआ प्लांट खाते हैं, तो हम सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्यों नहीं दिखाते? बेटा सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म पहले खाने को तोड़ता है, डाइजेस्ट करता है, फिर अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है। बट होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम क्या करते हैं, हम खाने को पहले अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और फिर उसको अपनी बॉडी के अंदर तोड़ते हैं। समझ गए? अपोजिट, दोनों अलग चीजें है ना, दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, यहां पे सिर्फ फर्क इस बात का नहीं है कि डेड एंड डिकेइंग पे खाता है, तो बेटा हम भी तो मरी हुई चीजें खा रहे हैं सारी, है ना, हम भी तो मरी हुई मछली, मतलब मैं तो वेजिटेरियन हूँ। ठीक है, बट इन जनरल अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँ तो इस बात को समझो बेटा, मरी हुई मछली, मरा हुआ चिकन, है ना, मरे हुए प्लांट्स, पेड़ पौधे सब डेड ही तो खाते हैं हम, है ना, बट हम पहले उसको खाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में पहले वो उसको तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, फिर अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। चलो इसी बात पे फटाफट से पोल का आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पैरासिटिक प्लांट? अभी अभी बताया है, कृपया करके थोड़ी सी मेरी इज्जत रख लेना भाई प्लीज, क्वेश्चन का आंसर सही बता देना। इसमें से कौन पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल है? मनी प्लांट, मनी 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 मनी, इंसेक्टिवोरस प्लांट, कस्क्यूटा, या फिर ऑल ऑफ द अबव? क्या एग्जाम्पल होगा बेटा, क्या एग्जाम्पल होगा? बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, इसको मैं बोलूंगी HQ, दिस इज अ हलवा क्वेश्चन, दिस इज अ हलवा क्वेश्चन। ओके, आंसर ऑप्शन सी होगा। 90% बच्चों ने आप जवाब दिया है सही। 7 करोड़, प्लीज ऐसा बोल दो, प्लीज प्लीज प्लीज। यार क्या कर रहे हो यार तुम लोग, यार पैरासिटिक प्लांट, यार अब भी तो बताया यार, एक स्लाइड पहले तुमको बताया यार, कम से कम 90% बच्चों का आंसर सही होना चाहिए था यार, डिसअपॉइंट कर दिया यार। क्यूटीज व्हाट आर यू डूइंग? सैम स्क्वाड क्या हो रहा है भाई? क्लास ध्यान से नहीं सुन रहे हो? कीर्तिका, विवेक मिश्रा, निखिल, युवी, हर्ष, अली, शुभम, राधे, निकेश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक और। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट्स इट्स फूड एक्सटर्नली? टेपवर्म, ह्यूमन बीइंग, ब्रेड मोल्ड, या फिर ग्रीन प्लांट्स? ठीक है, हिंट दे दूं? हिंट चाहिए? हिंट चाहिए कि नहीं चाहिए, जल्दी बताओ। एक्सटर्नली कौन से ऑर्गेनिजम्स अपना फूड डाइजेस्ट करते हैं? जो सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, जो ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं वो अपने फूड को एक्सटर्नली डाइजेस्ट करते हैं। इससे ज्यादा और इससे बड़ा हिंट मैं नहीं दे सकती। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा। ओके,
ऑप्शन सी होगा यहाँ पे हमारा सही आंसर, ब्रेड मोल्ड। इसको हम राइजोपस भी बोलते हैं, ठीक है। लेट अस सी कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है। बेटा आप क्लास में जितना ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, उतना आपको ही फायदा होगा। 73% बच्चों ने, देखो बताओ, सही आंसर दिया। गलतियां कर रहे हो अब तुम, हिंट भी दे दिया है फिर भी। सनाज, आशुतोष, सौम्यदीप, अथर्व, आदित्य, अविका, आदर्श, अमितांशु, अंकित, सौरभ। चलो एक क्वेश्चन और कर ले, जल्दी बताओ, एक क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और। What type of nutrition is shown by amoeba, mushroom and cuscuta? ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, सोच समझ के आंसर करेंगे। अमीबा कैसा न्यूट्रिशन दिखाता है, मशरूम कैसा न्यूट्रिशन दिखाता है, कस्क्यूटा कैसा न्यूट्रिशन दिखाता है, रिस्पेक्टिवली आप आंसर करेंगे, रिस्पेक्टिवली आंसर करेंगे, ठीक है। पोल इज नॉट वर्किंग, बेटा हो सकता है पोल थोड़ा सा डीले हो सकता है आपके सिस्टम में पोल थोड़ा सा लेट आए, है ना, बट कोशिश करेंगे पार्टिसिपेट करने की। चलो भाई, ओवर हो गया है। देखो बेटा यहां पे आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। अमीबा जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाता है, मशरूम एक फंजाई है, फंगस है, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाता है, कस्क्यूटा भी हमने देखा पैरासिटिक प्लांट है। तो आंसर यहां पे हमारा हो गया ऑप्शन सी, ठीक है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा, मतलब अभी इसके बाद हम टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट टाइम मैं पोल में थोड़ा और टाइम दे दिया करूंगी, क्योंकि पोल का थोड़ा लैग रहता है, मुझे समझ आ गया है ना। पोल आई मैं समझ गई, थोड़ा इश्यू ये है कि जब तक यहाँ पे मैं पोल करती होंगी आपका पोल पहले आ जाता होगा। समझ गई मैं, समझ गई। आदिदेव, अनंत, हर हर महादेव, जयश्री, कवनी, सुप्रातिक भट्टाचार्य, वंश, दिया, दीपक, सर्वेश, नितिन। चलो ठीक है, ये तो बात थी बेटा किसकी, हमारी टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। वहां पे हमें छोटे छोटे दो टॉपिक्स देखने हैं, एक है हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा और एक है हमारा क्या, एक है हमारा यहाँ पे न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, ठीक है। चलो बेटा यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं किसके साथ, न्यूट्रिशन इन अमीबा के साथ। तो मुझे जल्दी से बताएंगे बेटा अमीबा कैसा न्यूट्रिशन दिखाता है। अमीबा दिखाता है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब यहां पे जो हमारा ये टॉपिक है ना, न्यूट्रिशन इन अमीबा, दिस इज अ टॉपिक जो 2 मार्क में एक नहीं कम से कम 4 से 5 बारी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। यस, सेम टू सेम एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। और पैरामीशियम का भी टॉपिक, पैरामीशियम का भी जो क्वेश्चन था पिछले से पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आया था। काफी सरप्राइजिंग था क्योंकि पहली बार इस तरीके का पैरामीशियम का क्वेश्चन उठ के आया था एक किसी सेट में। एक सेट में अमीबा का क्वेश्चन आया था और एक सेट में आया था किसका क्वेश्चन, एक सेट में आया था इसका क्वेश्चन, पैरामीशियम का क्वेश्चन, ठीक है। तो पैरामीशियम अमीबा दोनों के क्वेश्चन आए थे सेम ईयर में, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से एक बार इसको देख लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। आई डू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो तो यहाँ पे बेटा अब देखो अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होती है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, देखो याद करो, न्यूट्रिशन मतलब द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को कैसे ऑब्टेन कर रहा है और इसको कैसे यूटिलाइज कर रहा है, उसको कैसे प्रोसेस कर रहा है, वो सब उसके न्यूट्रिशन में आ जाता है। जब हम अमीबा की बात करते हैं तो बेटा अमीबा क्या है, अमीबा एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्यूलर का मतलब आप समझते हो, उसके पास केवल एक ही सेल है, एक ही सिंगल सेल है। अब उस एक सिंगल सेल से वो खाना कैसे अपटेक कर रहा है, वो खाना कैसे खा रहा है मतलब अपनी बॉडी के अंदर खाने को कैसे लेके जा रहा है, अपनी बॉडी के अंदर उस फूड को, अपनी बॉडी मतलब वो अपने उस एक सिंगल सेल के अंदर खाने को कहां पे ब्रेक कर रहा है, कैसे ब्रेक कर रहा है, कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, ये सब उसके न्यूट्रिशन की प्रोसेस के अंदर हम पढ़ेंगे एंड समझेंगे, ठीक है। हाँ, आई विल टेक हार्डली लाइक 10-15 मिनट ऑफ योर्स, ठीक है। बस जल्दी से एक बात सुन लो। देखो बेटा ये डायग्राम हमारी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है ऑलरेडी, ये जरूर तुम वहीं पे लिख लेना या अपने नोट्स में कर लेना,
ठीक है, चलो देखो यहाँ पे फटाफट से, जब हम अमीबा की बात करते हैं बेटा, तो अमीबा के पास क्या होता है, सूडोपोडिया होता है। हम सभी को पता है सूडोपोडिया क्या है। सूडोपोडिया इस तरीके से क्या है, एक्सटेंशंस होते हैं, किसके एक्सटेंशंस होते हैं इसके, ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे आगे एक्सटेंड होता है। तो अमीबा क्या करता है बेटा, अपने सूडोपोडिया को आगे 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 बढ़ाता है। एज यू कैन सी हियर, ये अपने सूडोपोडिया को आगे 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 बढ़ाता है और अपने जो भी इसका फूड होता है इसके सामने ना, फूड क्या है, कोई भी दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई पैरामीशियम हो गया, कोई भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो गया, ये उसको खा लेता है, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे हम देखते हैं एक अमीबा है, उसके सामने एक फूड पार्टिकल है, तो धीरे धीरे अपने सूडोपोडिया को आगे बढ़ाएगा और ये इसको इस तरीके से लपक लेगा, इस तरीके से पकड़ लेगा। और जब इसको धीरे 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 ऐसे पकड़ेगा तो पूरे तरीके से क्या कर लेगा, ये इसको सराउंड कर लेगा। आप देखो ये आगे बढ़ता जाएगा, सराउंड कर लेगा। एंड यहाँ पे पूरा गोल एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल के अंदर ये फूड पार्टिकल क्या है, फंस चुका है, और यहाँ पे इसको क्या करेगा बेटा, ये अमीबा इस फूड वैक्यूल के अंदर इसको ब्रेक डाउन करेगा, इसको तोड़ेगा। ब्रेक डाउन करके क्या कर लेगा, जो भी यूजफुल चीजें होंगी, ब्रेक डाउन करके जो भी यूजफुल चीजें होंगी इस फूड की, वो निकल के इसके साइटोप्लाज्म के अंदर चली जाएंगी। एंड जो भी एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो बाहर इसके साइटोप्लाज्म से बाहर निकल के इस तरीके से आ जाएंगी। इसको हम क्या करते हैं बेटा, इसको हम यहाँ पे वीडियो की मदद से समझते हैं, ठीक है, तुम थोड़ा और अच्छे से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। ध्यान से देखेंगे बेटा, है ना, बहुत ही ध्यान से देखेंगे बेटा। देखो देखना, देखो देखो देखो, ये फूड है, इसका फूड पार्टिकल है। अब देखो ये धीरे 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 अपने सूडोपोडिया को एक्सटेंड कर रहा है, और इसने अपने सूडोपोडिया को जैसे ही एक्सटेंड किया, अंदर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होंगे जो इस फूड को ब्रेक करेंगे। जब फूड ब्रेक हो जाएगा तो देखो जो फिर यूजफुल चीजें थी वो निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाएंगी, और जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो देखो यहां से वेस्ट मटेरियल क्या हो गया, यहां से बाहर निकल गया, ठीक है, वेस्ट मटेरियल बाहर निकल गया, यानी कि इसने भी POTTY करके बाहर निकाल दिया, ठीक है। चलो इसको दोबारा देखते हैं, दोबारा समझते हैं, एक बार वंस मोर करके देखते हैं। देखो फूड पार्टिकल, जो भी फूड सब्सटेंस होगा, सूडोपोडिया की मदद से कैप्चर हो जाएगा। जैसे ही कैप्चर होगा यहाँ पे फूड वैक्यूल बनेगा, ठीक है, फूड वैक्यूल बन गया। अब बेटा साइटोप्लाज्म में से कुछ केमिकल सब्सटेंसेस आएंगे जो इस फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करेंगे, डाइजेस्ट करने में मदद करेंगे। जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो जो भी यूजफुल चीजें होंगी फूड वैक्यूल से निकल के साइटोप्लाज्म में चली जाएंगी, और जो भी वेस्ट की चीजें होंगी जो इसके काम की नहीं होंगी वो इसको अपने बॉडी के सरफेस से बाहर निकाल के फेंक देगा, ठीक है, समझ गए, इजेशन कर देगा, वेरी गुड, इजेशन कर देगा, ठीक है। वो मजाक में हम बोल देते हैं, है ना, बट इसको हम इजेशन बोलेंगे, एंड जो भी नॉन यूजफुल वेस्ट चीजें होंगी वो बाहर निकल जाएंगी। इस तरीके से क्या होती है बेटा, इस तरीके से होती है द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन केस ऑफ अमीबा। अब आपको अगर लिखना है तो लिखना नहीं है, लिखना पड़ेगा, अपने नोट्स में लिख लो, ठीक है। अमीबा ने सूडोपोडिया की मदद से फूड को कैप्चर किया, फूड अंदर गया, फूड वैक्यूल बना, फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन हुआ फूड का, जो भी यूजफुल चीजें थी वो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू साइटोप्लाज्म में चली गई, अनडाइजेस्टेड फूड सरफेस के थ्रू बाहर फेंक दिया गया। अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो फटाफट से एक बार #CH कर दो, फिर हम अपना पैरामीशियम का टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है। जल्दी बताओ, इतना क्लियर हो गया है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। आई नो बेटा आपकी 6:30 क्लास है, मैं आपको 6:15 पे छोड़ दूंगी, टेंशन मत लो, वेरी गुड, ठीक है बेटा। हमारी एनसीईआरटी के अंदर ना जहां पे अमीबा के न्यूट्रिशन के बारे में लिखा हुआ है ना, बिल्कुल वहां पे सिर्फ 2 लाइन लिखी हुई है, किसके बारे में, सिर्फ 2 लाइन लिखी हुई है पैरामीशियम के बारे में। देखो पैरामीशियम में और अमीबा में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, ठीक है, सिमिलैरिटी क्या है,
सिमिलैरिटी क्या है, ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाता है, ठीक है, ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाता है, और ये भी क्या है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी क्या है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। बट सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अमीबा की कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, ठीक है, अमीबा की कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, तो मैं यहां पे लिख देती हूं नो फिक्स्ड शेप, इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, ये अपनी शेप बदलता रहता है। बट पैरामीशियम के साथ दिक्कत या कुछ भी बोल सकते हो, इसकी क्या है, एक फिक्स्ड शेप है। तो अब इसका न्यूट्रिशन करने का तरीका क्या है, इसका न्यूट्रिशन करने का तरीका थोड़ा अलग है। देखो बेटा, मान लेते हैं ये क्या है, मान लेते हैं ये कोई फूड का पार्टिकल है, ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, ये कोई फूड का पार्टिकल है। अब होता क्या है बेटा, ये जो आपको चप्पल जैसी शेप का है ना, वो जूता नहीं होता, जूते के अंदर वो होता है पतावा जिसको बोलते हैं, जूते के अंदर डलता है, जो समझ गए ना क्या बोल रही हूँ, है ना, वैसी शेप का ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल होता है। इसके सरफेस पे ना, इसके सरफेस पे इस तरीके से देखो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पूरे बॉडी के सरफेस पे इस तरीके से, इसकी बॉडी के पूरे, इसके पूरे सेल के सरफेस पे इस तरीके से बहुत ही छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सीलिया, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो इसको मूवमेंट में मदद करते हैं, है ना, हाँ, सोल, ठीक है। तो ये जो सीलिया होते हैं बेटा, बेसिकली इसको मूवमेंट में मदद करते हैं और फूड को कैप्चरिंग में मदद करते हैं, यानी कि इसको मूवमेंट में मदद करते हैं और जो खाना है उसको कैप्चर करने में मदद करते हैं। तो बेसिकली मान लो बेटा ये क्या है, इसका फूड पार्टिकल है, तो जो सीलिया है ना कॉन्स्टेंटली इस तरीके से मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो मान लो ये सीलिया है, ये मूव कर रहे हैं, और तो जब ये मूव करेंगे इस तरीके से, तो इसको धक्का मार के आगे 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 भेज देंगे, ठीक है। क्या करते हैं भाई, ये इस तरीके से इसको धक्का मार के आगे भेज देते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण ये जो हमारा क्या होता है, हाँ, ये जो फूड का पार्टिकल होता है, ये आगे की तरफ मूव करके यहां पहुंचा दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इस पार्ट को बोलते हैं ओरल ग्रूव। ओरल मतलब मुंह, है ना, ओरल भी क्या, माउथ ना। तो इसका एक पार्ट होता है, एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जिसको हम ओरल ग्रूव बोलते हैं। तो यहाँ पे फूड को पहुंचा दिया जाता है, यहां से फूड का मॉलिक्यूल अंदर, मतलब फूड जो है, फूड का पार्टिकल जो है वो अंदर एंटर करता है। जहां पे वो अंदर एंटर करता है, यहाँ पे ये फूड वैक्यूल है, यहाँ पे वो डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद जो भी यूजफुल चीजें हैं वो साइटोप्लाज्म में चली जाती हैं। जो भी वेस्ट है वो एनल पोर के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, वो एनल पोर के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। बस आखिरी चीज थी, बस हो गई क्लास खत्म। थोड़ा शांति बनाए रखो, ठीक है, शांति बनाए रखो प्लीज, 2 मिनट मेरी बात सुन लो, ठीक है, क्योंकि बाद में चीजें रह जाएंगी, फिर कंफ्यूजन तुम्हें होगी। सीलिया है, हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स, ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। जब ये कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं तो उसके कारण ये जो फूड के पार्टिकल्स हैं, ये मूव करते ओरल ग्रूव, एक छोटा सा छेद होता है, ओरल ग्रूव उसको बोलते हैं। ये वहां तक पहुंचते हैं और वहां के थ्रू ये क्या होते हैं, सेल के अंदर एंटर करते हैं। जब ये सेल के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पे फूड वैक्यूल होता है, ठीक है, वहां पे फूड डाइजेस्ट होता है, यूजफुल चीजें साइटोप्लाज्म में चली जाती हैं, और जो वेस्ट होता है यहाँ पे एक छोटा सा छेद होता है जिसको हम एनल पोर बोलते हैं। एनल पोर, ठीक है, एनल जैसे हम समझते हैं, ठीक है, एनस जैसे ह्यूमन बींग्स में होती है, ठीक है, वैसे यहाँ पे छोटा सा छेद होता है जिसको हम एनल पोर बोलते हैं। उसके थ्रू जो वेस्ट होता है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। सिंपल। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज क्लास, ठीक है। करना क्या है बेटा, करना क्या है अब तुम्हें, आज की क्लास में जो भी करा है हमने, ठीक है, उसको अच्छे से रीड करके आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये तो पिछली क्लास में ही पढ़ लिया था हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से शुरू करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। आज का होमवर्क क्या है, आज बेटा आपको मैं कोई वो नहीं दे रही हूं, आपको डीएचए नहीं दे रही हूं। आज का होमवर्क सिर्फ ये है
कि अभी तक ह्यूमन न्यूट्रिशन से पहले का जो भी हमने टॉपिक कवर कर लिए हैं, प्लीज उसको एनसीईआरटी को रीड करेंगे एंड एनसीईआरटी के अंदर जो भी क्वेश्चंस अभी तक जो भी हमने टॉपिक्स कवर किए हैं, ठीक है, उसको आप कवर करने की कोशिश करेंगे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या दूं भाई, क्या दूं तुम्हें? व्हाट शुड बी द क्वेश्चन ऑफ द डे टुडे? आज हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ओके 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 ओके, ठीक है, ठीक है। चलो ये पता लगा कर आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ठीक है। चलो ओके क्यूटीज, बाय क्यूटीज। आज का जो क्या मीम ऑफ द डे क्या है? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस मीम को समझने के लिए, ठीक है। हाँ, ये जो बच्चे कुछ बोल रहे हैं 12.5 मीटर, कोई बच्चा बोल रहा है 7 सेंटीमीटर, कुछ बोल रहे हैं मीटर, कुछ बच्चे बोल रहे हैं किलोमीटर, ठीक है। 1 मीटर, फुट, मुझे नहीं, मुझे मीटर्स में आंसर चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ढूंढ के आना प्रॉपर आंसर मीटर्स में, फीट में नहीं, मीटर्स में। और सिर्फ मैं स्मॉल इंटेस्टाइन का पूछ रही हूँ, पूरा को पूरा मैं अपना एलिमेंट्री कैनाल का नहीं पूछ रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ह्यूमन डाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कृपया करके सभी बच्चे क्लास में आ जाएं। आज की क्लास में यहीं पे खत्म कर रही हूँ, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड प्लीज 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 बेटा आप मेरी बात ध्यान रखना, जितनी एनर्जी और एंथुसियाज्म, जितनी हाई स्पिरिट तुम्हारी अभी है ना, कृपया करके प्लीज इस एनर्जी को आखिर तक बनाए रखना। साथ में मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, मैं भी मेहनत कर रही हूँ, साथ मिलके मेहनत करेंगे और अपने गोल्स को अचीव करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में मजा आया हो तो फटाफट से एक बार सुंदर सा प्यारा सा सनफ्लावर बना दो, ठीक है, एंड फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो थैंक यू सो मच, बाय क्यूटीज, बाय सैम स्क्वाड, बाय बाय।